कौटिल्य के श्रम संबंधी विचार। कौटिल्य के श्रम संबंधी विचार आधुनिक व्यवस्था से मेल खाते हैं। उन्होंने लिखा है कि जो लोग षड्यंत्र कर कारीगरों के काम का स्तर गिराएंगे, उनकी आमदनी में बाधा पहुंचाएंगे अथवा उनके उत्पादनों की खरीद बिक्री में बाधा डालेंगे, उन पर 1000 पण का जुर्माना होगा। कौटिल्य के अनुसार मजदूरी के भुगतान में आपस में तयशुदा मजदूरी देनी होगी। मजदूरों को उसे स्वीकार करना होगा। मजदूरी का भुगतान न करने पर उसकी राशि का 10 गुना अथवा 6 पण जुर्माना देना होगा। मजदूरी हजम करने पर उस राशि का 5 गुना अथवा 12 पण जुर्माना देना होगा। पण जो है वो एक मुद्रा थी उस जमाने की। तो श्रम के संबंध में, मजदूरी के संबंध में भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंदर विभिन्न प्रकार के विचार रखे गए हैं। राज्य कर्मचारी को काम करते हुए मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र अथवा पत्नी को वेतन आदि दिए जाने का भी प्रावधान था। जैसा कि आज के टाइम में भी हो रहा है कि राज्य कर्मचारी अगर काम पर रहते हुए मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके पुत्र या पत्नी को उसकी जगह नौकरी भी देते हैं, पेंशन भी देते हैं। तो ये प्राचीन काल की व्यवस्थाओं से ही हमने सीखा है। स्त्री श्रमिकों को अपने जीविकोपार्जन हेतु कार्य करने की दशा में उचित मजदूरी और वेतन दिए जाने का प्रावधान था। साथ में पर्दे में रहकर काम करने वाली महिला श्रमिकों को और जिनके पति विदेश गए हों, जो विकलांग हैं या अविवाहित हैं या अपना स्वयं का पेट भरने के लिए काम करे, तो कार्याध्यक्ष उसे सूद कतवाने का काम करवाएंगे और उनसे सत्कार पूर्वक व्यवहार किया जाएगा, यानी कि उचित व्यवहार किया जाएगा। इस जमाने में भी श्रमिक संघ को मान्यता थी, यानी श्रम संघ जो है हमारे प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। कौटिल्य के समय में श्रम संघों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। अतः श्रमिक संघों के लिए नियमों के अंतर्गत कार्य करने के आदेश दिए गए थे और नियमों के उल्लंघन कर कार्य करने पर दंड के प्रावधान थे। अर्थशास्त्र में कुछ संघों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बढ़ईगिरी संघ, खनन कामगार संघ आदि प्रमुख हैं। इन श्रमिक संघों को मजदूरी निर्धारण, कार्य के विभाजन तथा श्रमिकों की सामूहिक समस्या को निपटाने का काम करना होता था। अनुबंध के अभाव में कई बार खेतीहर को उसकी फसल का, पशुपालक को उसके घी का, व्यापारी को उसके बिक्री का 10वां भाग राज्य को देना होता था। दासों पर अत्याचार को रोकने की दृष्टि से भी अनेक प्रकार के नियम बनाए गए थे। कुल मिलाकर के उस समय में भी श्रम के संबंध में आदर्श और उचित विचार कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बताए गए हैं। व्यापार संबंधी विचार। क्रय विक्रय का कार्य। क्रय विक्रय का कार्य व्यापार का आधार होता है। यह कार्य प्रमुख लोगों की साक्षी में होने का विधान था। वस्तु के मूल्य निर्धारण के संबंध में उल्लेख किया जाता था। खेत, बाग, तालाब आदि का मूल्य गांव के मुखिया और अन्य बड़े बुजुर्ग पुरुषों के सामने नीलामी पद्धति से उनकी हैसियत के मुताबिक नियमानुसार और उचित मूल्य तय किया जाता था। मुद्रा व्यवस्था। क्रय विक्रय का कार्य मुद्रा के उपयोग से सुविधाजनक हो जाता है। इस कारण कौटिल्य ने मुद्रा के 2 कार्य, विनियमन का माध्यम तथा कोष में धन संग्रह का विधिग्राह्य माध्यम, ये मुद्रा के 2 कार्य बताए हैं। प्रमाणिक सिक्का
जैसा मैंने पहले भी कहा, पण होता था उस समय। प्रमाणिक जो उसका सिक्का था, जैसे आज का रुपया है, उस समय पण होता था, जो पूर्व निर्धारित चांदी, तांबा, शीशा आदि के मिश्रण से बनाया जाता था। यह स्वर्ण विनिमय मान का ही एक प्रारंभिक रूप था, क्योंकि सांकेतिक सिक्कों का मूल्य स्वर्ण में निर्धारित होता था। यानी मुद्रा व्यवस्था थी उस समय भी। स्पष्ट है कि कौटिल्य काल में मुद्रा व्यवस्था सरल और सुविधाजनक तथा लोचदार थी। मापतोल मापतोल की अनेक प्रणालियों का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। मापतोल के बाटों पर चिन्ह लगे होने तथा उनकी जांच अधिकारी के लिए एक विशेष प्रकार का अधिकारी नियुक्त होता था, जो उसकी निगरानी करता था, जांच करता था, चिन्ह लगाता था। उसे पटवाध्यक्ष कहते थे। हीरा तोलने की इकाई को तंडुल कहा जाता था। इस प्रकार हर एक चीज के लिए अलग से अधिकारी की नियुक्ति होती थी। वस्त्र की लंबाई मापने, तराजू आदि के लिए भी विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए थे। बाजार संगठन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन बाजार व्यवस्था का विवेचन किया गया है। थोड़ी सी चोर बाजारी करने पर दुकानदार दंड का भागी होता था। यदि किसी कार्य से अधिक लाभ मिलता है और उससे प्रजा को नुकसान होता है, तो राजा इस प्रकार के कार्य को करने से मनाही कर सकते थे। लाभ का नियम कौटिल्य के अर्थशास्त्र में स्थानीय उत्पादित वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% का लाभ लेने का विधान बताया गया है। वस्तु बाजार में अतिरिक्त स्थान पर बेचना वर्जित होता था। कोई भी व्यक्ति निर्धारित लाभ से अधिक लाभ नहीं ले सकता था। यानी कि प्राचीन काल में भी एक बाजार या स्थान बनाया गया था निश्चित, वहीं आपको वस्तुएं बेचनी थी, वहीं आपको विक्रय करना था और तय नियमों के अनुसार, तय लाभ के अनुसार आपको काम करना होता था। अगला है व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में विचार। व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में कौटिल्य द्वारा अनेक तरह के विचार और नियम बनाए गए थे, जिसमें जिस पुरुष की संपत्ति के साक्षी नहीं मिलते हैं पर वह उसका लगातार भोग करता आ रहा है, तो यह बात ही उस संपत्ति का उस पर अधिकार देने के लिए पर्याप्त होती थी। कोई साक्षी नहीं है लेकिन वह उसका उपभोग कर रहा है, तो वह संपत्ति उसी की मानी जाती थी। दूसरा नियम यह बताया गया है, जो व्यक्ति दूसरों द्वारा भोगी जाने वाली अपनी संपत्ति का 10 साल तक प्रभाव नहीं करता है, 10 साल तक उसकी निगरानी ही नहीं करता है, उसको ध्यान ही नहीं देता है, तो वह संपत्ति जो उसका उपभोग कर रहा है उसी की मानी जाएगी। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार पूर्णतः अनियंत्रित नहीं था, पर उस पर सरकार के नियंत्रण का विधान था। व्यक्तिगत संपत्ति के क्रय विक्रय का अधिकार भी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं था, केवल करदाता व्यक्ति ही संपत्ति को बेच सकता था। जो भूमि दान में मिली हो वह भूमि केवल ऐसे ब्राह्मण को ही गिरवी रखी जा सकती थी, बेची नहीं जा सकती थी। मृत्यु पर संपत्ति का बंटवारा माता पिता दोनों अथवा केवल पिता के जीवित रहते हुए पुत्र और पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार नहीं था। पिता की मृत्यु पर ही पुत्र संपत्ति का बंटवारा करने के अधिकारी होते थे। जिस संपत्ति का कोई अधिकारी नहीं होता था, उस संपत्ति को राज्य अपने अधिकार में ले लेता था। यानी व्यक्तिगत संपत्ति के संबंध में स्पष्ट निर्देश और नियम बनाए गए थे। कौटिल्य के ऋण एवं ब्याज संबंधी विचार। कौटिल्य ने कहा है
कि ऋण हेतु 2 साक्षी होने चाहिए और ये साक्षी विश्वास पात्र, पवित्र चरित्र वाले और दोनों पक्षों को मान्य होने चाहिए। 100 पण पर 1.25 पण तक का ब्याज लेना उचित होता था। यानी ब्याज कितना लेना है यह भी उस समय तय किया गया था। नियमानुसार बताया गया था कि इतनी राशि पर इतना ही ब्याज आपको लेना है। 10 वर्ष तक अगर कोई ऋण वसूल न करे तो करदाता का उस पर कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर ऋण लेने वाला मर जाए तो पुत्रों से ऋण वसूल होता था, लेकिन पत्नी उस ऋण को चुकाने के लिए बाध्य नहीं होती थी। बहुत स्पष्ट विचार दिए गए हैं ऋण और ब्याज के संबंध में। लेकिन यदि जुआ खेलने और इनके लिए अगर कोई ऐसा लिया जाता था तो उसके लिए कठोर दंड का विधान होता था। जीतने वालों से भी कर लिया जाता था। यानी इस तरह की गतिविधियां होती थी, पर वो कठोर दंड उन पे था और कठोर ब्याज भी लिया जाता था, कठोर कर भी उनसे लिया जाता था। सार्वजनिक वित्त के संबंध में कौटिल्य के विचार। कौटिल्य के अनुसार राज्य की मजबूती, सुरक्षा और कल्याण के लिए राजकोष की पर्याप्तता बहुत निर्भर करती है। अतः उसे राजा को राजकोष में वृद्धि करने की सलाह दी और बताया कि अल्पकोष के कारण ही राजा एवं प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार सार्वजनिक वित्त का उद्देश्य राजा एवं प्रजा को 4 पुरुषार्थों में सहयोग देना है और उन्होंने कोष की हानि के 8 कारण बताए हैं, जिसमें प्रतिबंध प्रयोग, व्यवहार, अवस्तार, परिहायन, उपभोग, परिवर्तन एवं अपहार, इनके बारे में जानकारी दी है।